नमस्ते। कल हमने जो कुछ खतरनाक बीमारियां रहती है, वैक्सीन प्रिवेंटेड डिसीजेस, उसके लिए बच्चों को बहुत खतरनाक बीमारी से केवल एक अच्छी तरह से वैक्सीन करने की वजह से उनको हम बचा सकते हैं। अभी बच्चे का वैक्सीन हो गया तो उसको खाने पीने में क्या देने का, उसके बारे में आज सोचेंगे। तो पहला फीड जो बच्चे का है वो तो स्तनपान यानी माँ का दूध ही होता है। तो कम से कम 6 महीने तक बच्चे को खाली माँ का दूध ही देना रहता है। उसके बाद उसको थोड़ी सी पतले दाल का पानी, चावल का पानी, इससे शुरुआत कर सकते हैं। जो फल है, समझो केला है, सेब है, चिक्कू है, वो उबाल के उसका भी पानी दे सकते हैं। इस तरह से देते देते धीरे धीरे पतली चीज यानी समझो सूजी है या सूप है या कुछ दाल चावल एकदम पिसे हुए, इस तरह से पतली चीज देते देते धीरे धीरे उसको पूरा खुराक चालू कर सकते हैं। पूरा खुराक चालू करने में जो है तो उसमें जो उसल रहती है उसमें प्रोटीन बहुत मिलता है। हरी सब्जी है उसका भी सूप बना सकते हैं। और दूसरी चीज जो गेहूं की रोटी है वो भी पीस के उसको दे सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो अपने साथ बैठ के उसको थाली पूरी परोस के वो खा सकता है। इसी में जो है तो खाली 2 बार खाना ही बच्चे को नहीं देना है, उसको बीच में कुछ फ्रूट्स है या ड्राई फ्रूट्स है या कुछ दूसरी शेंगदाने की चिक्की, राजगिरी की चिक्की, ये सब जो है एकदम हेल्दी खुराक रहता है। उससे उसका न्यूट्रिशन भी अच्छा बढ़ता है और एनीमिया नहीं होता है। कैल्शियम के लिए बच्चे को दूध तो देना जरूरी है। 3 बार कम से कम बच्चे को दूध दिया तो उसको कैल्शियम भी पूरा मिल जाता है और प्रोटीन भी मिलता है। उसी तरह से अंडे है, मच्छी है या मटन के ऊपर का सूप है, जो नॉनवेज लोग है उनको ये भी चीज अपन दे सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे बच्चे का एक खुराक बढ़ता है और वो पूरा डाइट लेने लगता है। जब स्कूल में जाता है तो स्कूल में भी उसको आदत करो कि उसको घर की रोटी सब्जी ऐसा ही देने की कोशिश करो। ये सब बात उसके माँ बाप पर निर्भर रहती है। नहीं तो फिर बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो कुछ भी बाहर की बिस्किट, चॉकलेट ऐसा लेने लगते हैं तो उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है, पेट भी बिगड़ सकता है। तो ये सब आदतें उनको डालने की माँ की जिम्मेदारी रहती है। अभी जो स्तनपान जो है तो उसके बहुत ही फायदे हैं। उसके फायदे बच्चे के लिए, माँ के लिए, फैमिली और अपने समाज के लिए उसके फायदे हैं। अभी पहले बच्चे के फायदे के लिए देखेंगे। बच्चे को पहला फायदा जो होता है तो वो जब माँ के पेट में रहता है तो उसको उसके टेम्परेचर की आदत होती है, माँ के सहवास की, स्पर्श की आदत होती है। तो जब वो बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसको ऐसा लगता है कि अपन पेट में है माँ के, तो उसको बहुत सुकून रहता है, मन को उसको सेटिस्फेक्शन रहता है। और जब बच्चा दूध पीता है तो बच्चा जब दूध पीता है तो उसका पेट भी भरता है और माँ के पास रहता है तो माँ को उसके इमोशनल नजदीकी भी बढ़ती है और उसको माँ से अटैचमेंट भी बढ़ती है। उसी तरह से ये जो दूध है तो दूध में इन्फेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो रेडीमेड माँ के बदन में से दूध आता है, उसको कहीं भी कॉन्टेमिनेशन नहीं होता है। और दूसरी बात जो है तो रेडीमेड दूध मिलता है बच्चे को, इसके लिए वो एकदम हेल्दी और अच्छा रहता है। माँ के लिए जो फायदा है तो माँ को सबसे पहला फायदा होता है कि जब माँ दूध पिलाती है तो उसकी बच्चेदानी जो है, जो ढीली पड़ी रहती है, बच्चा जब पेट में रहता है तो वो खींची जाती है, तो उसका जो अंकुचन बोलते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्शन है वो अच्छी तरह से जल्दी होता है। जितने दिन माँ दूध पिलाएगी तो उसके हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चेदानी का कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो उसको ब्लीडिंग की तकलीफ रहती थी, बहुत सारा ब्लीडिंग गया हुआ रहता, वो ब्लीडिंग भी उसका बंद हो जाता है। दूसरी बात, माँ को फायदा ऐसा होता है कि माँ को आगे कैंसर वगैरह होने की संभावना कम होती है। जो औरतें बच्चे को दूध अच्छी तरह से ज्यादा दिन पिलाती है तो सर्वे में ऐसा देखा गया है कि उसमें से 100 में से 80 औरतों को कैंसर की बीमारी नहीं होती है। तीसरी जो बात है तो उसको फैमिली प्लानिंग यानी जब वो बच्चा दूध पीता है तब तक उसको हमल भी नहीं रुकता है, ये एक नैसर्गिक फैमिली प्लानिंग हो जाता है, ये फायदा होता है। दूसरी बात जो है तो माँ का दूध जो है तो उसके उबालना नहीं पड़ता, बर्तन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, तो उसका समय भी बच जाता है।
दूसरी बात, जो बच्चे माँ का दूध पीता है उनकी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी बढ़ती है, और रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ने से उनको बार बार वो बीमार नहीं पड़ते हैं। वो बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं तो ये समाज को भी अपन एक सुदृढ़ अगली पीढ़ी दे सकते हैं, और निरोगी पीढ़ी जितनी रहेगी उतना देश का भी फायदा होगा। उसी तरह से बच्चा जल्दी ज्यादा बीमार नहीं पड़ा तो माँ यदि नौकरी करती है तो वो बार बार छुट्टी भी नहीं लेती है, यानी वो भी एक फायदा हो जाता है, और माँ का वो भी एक काम अच्छी तरह से होता है कि बार बार उसको छुट्टी नहीं लेनी पड़ती है। तो ये माँ के लिए भी फायदा है और बच्चे के लिए भी फायदा है। दूसरी बात जो है तो पैसे की भी बचत होती है। माँ का दूध तो कुछ बिकत लेने को जाना नहीं पड़ता है, वो रेडीमेड मिलता है, इसके लिए पैसे की भी उसकी वो बचत होती है। तो सब औरतों ने डिलीवरी के बाद अच्छा खुराक लिया, अच्छी तरह से आयरन कैल्शियम लिया तो उनको दूध भी अच्छी तरह से आएगा, और 6 महीने तक बच्चे को दूध पिला सकते हैं। यदि कुछ कारणवश बच्चे को दूध कम आता है माँ को, तो उसके लिए भी दवा रहती है, डॉक्टर से सलाह ले तो उसका दूध वो बढ़ सकता है। पहले से ही उसकी तजवीज करके रखे तो दूध अच्छी तरह से आता है। दूसरी बात जो है कि दूध कैसे पिलाना है, बच्चे को कैसे लेना, ये बहुत ही अहम बात है। इसके बारे में इतना अज्ञान है कि बच्चे को कोई औरत जो है तो लेटे लेटे दूध पिलाती है। जब लेट के दूध पिलाती है तो जो छाती है वो कभी कभी बहुत भरी हुई रहती है, तो बच्चे के नाक पर रह के उसकी सांस बंद होके बच्चे की मौत भी हो गई है। ऐसी केसेस हमने देखी है, और इमरजेंसी आप लोगों ने भी सुना होगा कि रात को बच्चे को माँ आलस करती है, लेटे लेटे पिलाती है तो छाती का भार उसके नाक पर पड़ के, छोटा बच्चा बहुत छोटा रहता बेचारा, तो बच्चे की ऐसी मौत भी हो सकती है। तो औरतों ने ध्यान रखना है कि कोई भी हालत में बैठ के ही दूध पिलाना है, लेटे लेटे दूध पिलाना नहीं है। कोई संजोगवश यदि सीजर हुआ है, नहीं बैठ सकती है या कुछ पीठ में तकलीफ है, तो जब वो लेटे लेटे भी पिलाती है तो कोई एक दूसरे को साथ में रखना है, या ऊपर वाले कोई व्यक्ति ने उसका ध्यान रखना है कि भी बच्चे को छाती के ऊपर नाक वगैरह नहीं दब रहा है। दूसरी बात, बच्चे को जब दूध पिलाने बैठती है तो माँ को भी पीठ में दर्द होने लगता है यदि वो बराबर पोजीशन नहीं ले। तो माँ ने भी अच्छी तरह से पीठ अपनी ताट रहे ऐसा रखना है, पीछे तकिया लेना है, गोद में भी एक छोटा तकिया रखना है, और बच्चे का जो माथा है तो माथा है पाँव के ऊपर होना चाहिए, ऐसे पोजीशन में दूध पिलाना चाहिए। ये आपको डिस्प्ले पर भी ये पोजीशन हम दिखाएंगे। तो इस तरह से सर का भाग जो है ऊपर होना चाहिए। तो ये दूध पिलाने की खास पोजीशन ध्यान रखनी है। दूसरी बात, बच्चा जब दूध पीता है तो स्तन के आगे का जो स्तनाग्र रहता है और उसके बाजू का जो काला भाग है वो पूरा बच्चे के मुंह में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि खाली निपल यानी स्तनाग्र उसके मुंह में रहा तो वो जब दूध पीता है तो दूध के बदले में खाली हवा ही आएगी, उसको दूध बराबर आएगा नहीं, और हवा की वजह से उसको गैस हो जाएगा, बेल्चिंग आएंगे, डकर आएंगे और वो उल्टी कर देगा। तो जब भी माँ दूध पिलाती है तो 2 उंगली में स्तनाग्र पकड़ के और छाती का स्तनाग्र के बाजू में जो जगह रहती है वो पूरा उसके मुंह में है या नहीं है देखना ही चाहिए। इसी तरह से जब आगे कभी बॉटल से भी दूध पीता है बच्चा तो बॉटल के निपल में पूरा दूध भरा हुआ चाहिए, नहीं तो ये हवा जाके उसको ये तकलीफ हो सकती है। तो माँ ने एक खास ख्याल रखना है, 2 हाथ में स्तनाग्र पकड़ के और अंगूठे से उसको प्रेस करना है बाजू को, तो दूध वो आते रहेगा। बहुत सीधी बात है, लेकिन औरतों को इस बात का ख्याल नहीं रहा तो बच्चा दूध पीता है, उनको लगता है कि चूस रहा है, लेकिन उसको पेट नहीं भरता है और थोड़ी देर के बाद बाजू किया तो बच्चा रोने लग जाता है। दूसरी बात, दूध कैसे अच्छा बराबर आता है या नहीं आता ये कैसे जज करना है। तो जब माँ एक बाजू दूध पिलाती है तो दूसरे बाजू स्तन को धार छूटनी चाहिए, यानी दूध आना चाहिए दूसरी जगह में, और एक अलग प्रकार का सेंसेशन रहता है, वो सेंसेशन उसको आता है, तब समझने का कि बच्चे का दूध बराबर पूर रहा है और उसका पेट भरा है। जब बच्चे का पेट भर जाता है वो अपने बड़े लोगों जैसा लालची नहीं रहता है, पेट भरा के वो अपने आप मुंह बाजू कर देता है। उसके बाद उसको खंधे पे लेना है, थपथपाना है, और जब तक वो डकार नहीं दे तब तक उसको आड़ा करना नहीं है। औरत लोगों को घाई रहती, कभी कुकर जल रहा है, ये हो रहा है, बच्चे को नीचे रख देते, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत छोटी सी टिप है, लेकिन ये टिप की वजह से उसको गैस की तकलीफ नहीं होती है। तो कोई भी हालत में उसको थपथपाने का है, और जब तक डकार नहीं दे तब तक आड़ा नहीं करने का है। अभी बच्चे को दूध कब पिलाना है इसके बारे में बहुत संभ्रमावस्था रहती है।
किसी किसी को बोलते हैं कि बस 3 घंटे के पहले नहीं पिलाना, ऐसा कभी नहीं रहता। जब भी बच्चा रो रहा है तो उसको छाती को लगा के देखने का, उसको भूख रही तो वो पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। लेकिन जब जब वो रोए तब वो पिला सकते हैं। फिर वो कभी आधे घंटे से भी दूध पीता है, कभी 3 घंटा भी सो सकता है। छोटा बच्चा है वो सोता है 7-7, 8-8 घंटे तक भी सोता है। जब बच्चा सोया है तो माँ को क्या लगता है कि उसको भूख लगी हो तो नींद में से उठा के उसको दूध पिलाते, एकदम गलत बात है। उसको बच्चे को कभी भी नींद में से उठाना नहीं है। फिर वो 10 घंटा भी सोए रहा तो भी उसको उठाने नहीं है। ये भी बात बहुत ध्यान रखने की है, नहीं तो माँ ऊपर नीचे होती है, उसको अस्वस्थ हो जाती है कि बच्चे ने दूध नहीं पिया, दूध नहीं पिया। जितना सोएगा उतना उसको अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये बात का बच्चे को कैसे दूध पिलाना है, ये पोजीशन का भी बहुत ख्याल रखना है। दूसरी बात, बच्चे को कोई भी बीमारी हो, झटके आते हो, संडास लगी हो, सर्दी हो, बुखार हो, तो भी उसको दूध पिलाना बंद नहीं करना है। ये बारे में भी बहुत गलत फहमी है कि भाई उसको संडास लगी है, वो दूध पीता तो संडास हो जाते, भले संडास होने दो, लेकिन दूध का और संडास का कोई संबंध नहीं रहता है। दूध पीने से संडास होती है ऐसी बात नहीं है। तो उसको शरीर में से, बदन में से पानी बहुत निकल जाता है, तो जितना दूध पिएगा उतना अच्छा रहेगा। और माँ का दूध तो अमृत है, उससे कभी भी नुकसान नहीं होता है। तो कितनी भी बड़ी बीमारी रही तो भी बच्चे को दूध पिलाना बंद नहीं करना है। दूसरी बात, माँ के बारे में, कभी कभी माँ को बुखार रहा तो उसको लगता कि मेरा बुखार उसको लगेगा तो दूध नहीं पिलाती, या उसको सर्दी जुकाम हुआ तो उसको दूध नहीं पिलाती। सर्दी जुकाम हुआ तो मुंह पर मास्क बांध लेना है, या छींक आए तो बाजू में मुंह करना, लेकिन उसके लिए बच्चे को दूध पिलाना बंद नहीं करना है। मेरा कहने का संदेश एक ही है कि माँ के दूध जो है वो अमृत है, उससे बच्चे को वंचित नहीं रखना है। हाँ, 2 चीज में खाली माँ का दूध नहीं चलता है। जब माँ को कैंसर है या माँ को टीबी हुई है तो ये 2 चीज में, 2 कंडीशन में माँ का दूध नहीं पिलाना है। दूसरी बात, जब माँ कभी कभी दूध नहीं पिलाती है तो उसकी छाती जो है बहुत कठिन हो जाती है, घट हो जाती है, उसमें जो गांठें आ जाती है तो माँ को बुखार आता है, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए माँ को, यदि जिसका बच्चा मर गया है उसके लिए गोलियां रहती है, वो गोलियां डॉक्टर के सलाह से लेने की, तो उसका दूध फिर हम बंद कर देते हैं, धीरे धीरे कम होता। लेकिन खाली गोली से फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब छाती बहुत घट हो जाती है, बुखार आता है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो उस समय छाती को अच्छी तरह से मसाज करके तेल से और गर्म पानी से शेक करना चाहिए, उससे उसका दर्द कम हो जाता है। ये जिनका बच्चा मर गया है उनके लिए बात है। लेकिन इसमें ये भी एक समाज कार्य अपन कर सकते हैं। यदि उसका बच्चा मर गया और दूसरे उसके उम्र के किसी की डिलीवरी हुई है तो वो दूसरे के बच्चे को भी वो दूध पिला सकती है, वो बच्चे को भी दूध मिल जाता है और इसकी भी छाती जो है वो ढीली पड़ जाती। तो ये सब बातों का बहुत ही अच्छा ध्यान रखना चाहिए। और ये जो छाती के स्तनाग्र पर कभी कभी क्रैक पड़ जाते हैं, यानी चीरे क्रैक हो जाते हैं, जख्म हो जाती है। तो ऐसी जख्म हो गई तो तब भी औरतें बोलती कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, फिर दूध नहीं पिलाया तो और वो टाइटनेस बढ़ जाता। तो इतनी तकलीफ भी रही, थोड़ी माँ है, तकलीफ सहन करना चाहिए। तो इसने तकलीफ में भी बच्चे को दूध पिलाना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए मलम आता है, दवा करना वो बात अलग है, लेकिन उसके लिए वो बात जो दूध नहीं पिलाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये जो स्तनपान है, स्तनपान में माँ के फायदे, बच्चे को फायदे, समाज को फायदे, अपने कुटुंब को फायदा, और कब पिलाना, कैसे पिलाना, कब नहीं पिलाना, ये बातें सब ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट ने 1 अगस्त से 7 अगस्त जो है तो स्तनपान सप्ताह डिक्लेयर किया हुआ रहता है। वो 7 दिन में सब जन जागृति करना बहुत ही जरूरी है। तो जो कुछ सेवाभावी संस्था है, मेडिकल ऑफिसर से, हेल्थ सेंटर है, ये सब जन जागृति करते हैं आंगनवाड़ी से। तो 1 अगस्त से 7 अगस्त का जो सप्ताह है उसमें आप लोग भी जो सब सुन रहे हो तो ये दिन में ध्यान रखो और स्तनपान जागृति के लिए जितना हो सके उतना तुम्हारी तरफ से कोशिश करो। अभी ये स्तनपान हो गया, बच्चे को 6 महीने तक पिलाना है, लेकिन कभी कभी कोई वजह से माँ को दूध नहीं आता है तो ध्यान में आ जाता, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा चिड़चिड़ापन कर रहा है, तब फिर क्या करने का, तो ऊपर का दूध देना ही पड़ता है। ऊपर का दूध देने में भी बहुत सारी गलतफहमियां रहती है। कोई डॉक्टर बोलता है लैक्टोजन का डब्बा दो, कोई बोलता भैंस के पानी डाल के दो, कोई बोलता गाय का दो। लेकिन गाय और माय
ऐसा बोलते हैं कि वो दूध के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका जो फैट कंटेंट्स है वो सरीखा रहता है। इसलिए मेरी तो राय है कि सबको गाय का दूध ही पहले चालू कर देना चाहिए। यदि गाय का दूध देते हैं और उसको हजम नहीं होता या पेट नहीं भरता ऐसा लगा तो भैंस के दूध में पहले 6 महीने तक 1 कप दूध में 1/3 पानी डाल के अच्छी तरह से उबाल के दूध दे सकते हैं। या तो फिर अभी नए नए कॉम्बिनेशन निकले सब, उसमें प्रोटीन ज्यादा रहता है, फैट कंटेंट ज्यादा रहता है, डॉक्टर की सलाह से ऊपर का दूध भी पिला सकते हो। अभी जब दूध पिलाते हैं तो कभी कभी माँ का दूध भी बच्चे को सहने होता है, उसको प्रोटीन एलर्जी बोलते हैं। दूध में जो प्रोटीन रहता है उसकी एलर्जी होती है, तो जितनी बार दूध पीता उतनी बार उसको संडास हो जाती है। तो इसको डॉक्टरी सलाह लेके उसको उसकी एलर्जी है या कुछ तकलीफ है ये देख के फिर माँ के दूध के साथ दूसरा ऊपर का दूध भी अपन चालू कर सकते हैं। अभी दूध जब ऊपर का देते तो कैसे देना है, आजकल फैशन हो गई, सब औरतें फैशन वाली हो गई, बॉटल से दूध पिलाती है। लेकिन बॉटल से दूध पिलाना ये बहुत ही बड़ा, मैं तो बोलती क्या बच्चे पर बहुत बड़ा अन्याय है ये। क्योंकि बॉटल जो है तो बॉटल में से इन्फेक्शन जो स्टेरिलाइजेशन नहीं हो सकता है बराबर, क्योंकि बॉटल अपन उबाल भी लिए तो भी हाथ लग जाता, कहीं इधर उधर कुछ हो जाता है। माँ का दूध तो स्टराइल ही रहता है क्योंकि वो बदन में से आता है। तो बॉटल बने तब तक नहीं पिलाना है, बाटी और चमचे से दूध पिलाना है। और चम्मच से जब दूध पिलाते तो बच्चे को भी सेटिस्फेक्शन होता है और सबसे बड़ी बात है कि उसमें इन्फेक्शन नहीं होता। बाटी चमचा भी उबाल लेने का है अच्छी तरह से, अच्छे हाथ साफ धो के ही वो बाटी चमचा निकालना है और दूध भी अच्छी तरह से उबालना है और फिर देना है। अभी जब कभी माँ को दूध तो अच्छा आ रहा है लेकिन वो सर्विस को जा रही है, नौकरी को जा रही है, बाहर 5-6 घंटा जा रही है, तो क्या करने का। इस हालत में माँ का दूध निकाल के फ्रिज के अंदर 24 घंटा रख सकते हैं और फ्रिज में नहीं रखा तो बाहर भी 4 घंटा वो दूध अच्छी तरह से रह सकता है। तो जब कभी सर्विस को माता जाती है तो उसको ऊपर का दूध पिलाने के बदले में ऐसा माँ का दूध निकाल के रखना है अच्छे बर्तन में, एकदम साफ सुथरा बर्तन में, और उसमें दूध निकाल के 4 घंटे तक बाहर रख सकती है। उसको आने में बहुत देर लगने वाली होगी तो फिर फ्रिज में रख सकते। तो इस तरह माँ का दूध भी रख सकते हैं। अभी तो इसमें जैसे ब्लड बैंक है उस तरह से मिल्क बैंक भी चालू हो गई है, बहुत साल से है, गवर्नमेंट तौर पे है और प्राइवेट तौर पे भी ये मिल्क बैंक चलती है। तो मैं जैसे पहले बताया कि बच्चा जिनका मर गया उनका दूध भी वो वहाँ डोनेट कर सकती है। तो दूध तो बराबर सब प्रक्रिया करके उसको सब प्रोसीजर करके वो तो 15-15 दिन तक भी दूध रह सकता है। तो ऐसे मिल्क बैंक भी अभी चालू हो गई है, तो मिल्क बैंक में से भी दूध ला सकते हो। तो मेरी राय है कि ऊपर के डब्बे के दूध पिलाने से तो अच्छा है कि मिल्क बैंक में से भी आप दूध ला सकते हो। तो ये मालूमात भी मुझे आपको देनी थी। अभी बच्चा जब ये दूध पीता है, दूध पीते पीते उसको ऊपर का भी चालू कर दिया है तो धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। तो बच्चे की जो ग्रोथ है उसमें अपने को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक ऐसे 4 हिस्सों में उनके देखना है। जैसे कि शारीरिक, इसमें बच्चा जब पहले 2 महीने में रहता है तो खाली अपने हाथ और पांव ही हिलाता है, बाकी कुछ कर नहीं सकता है। रोने का तो उसका हक ही है, वो रोता है। कभी भूख लगी तो रोएगा, डायपर गीला हो गया तो भी रोएगा, या उसके पास से माँ बाजू हो गई तो भी रहेगा। बहुत सारी वजह रोने की रहती है, लेकिन इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना है, अपने को सावध रहना है कि भाई खाली वो दूध के लिए रो रहा है या किसके लिए रो रहा है। कभी कभी कोई बीमारी रही, उसको दर्द भी होता रहा तो भी वो रोता रहेगा। तो इसमें माँ जो है उसका इतना स्मार्टनेस चाहिए कि बच्चे का रोना उसने पहचानना चाहिए। पहले 2 महीने तक वो खाली लेटे लेटे हाथ पाँव हिलाएगा, दूसरे 2 महीने में वो जो है तो थोड़ा सा साइड में होने की कोशिश करेगा, पेट पर सोने की कोशिश करेगा। ऐसे करते करते तब वो जो है को सामने जो आजू बाजू लोग अपने घर में जो पहचान वाले हैं वो इधर उधर हुए तो उसके आंख से वो उसकी नजर भी घुमाएगा या नजर घुमाएगा। यदि कोई बड़ी आवाज हुई तो डर जाएगा, या कुछ अच्छी चीज हुई तो कभी हंसने भी लगता है। तो ये समय अपने को सावध रहना है। यदि बड़ा आवाज हुआ वो नहीं डरा है, वो सुमसम बैठा है, तो उसके कुछ भी तो हियरिंग में प्रॉब्लम है, ऐसा ध्यान में आना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति घूमती है तो उसकी अपनी आंख या नजर नहीं घूमती है तो उसके आंख में भी प्रॉब्लम हो सकता है, या वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है। समझो माँ ने लिया है, नीचे रख भी दिया तो उसको कोई समझता नहीं है, तो उसमें कुछ मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। यानी ये जो 3 या 4 महीने का जो समय है, वो समय में बच्चे में कुछ खामी रही, जैसे कि आंख की है, सुनने की है, या उसके समझ की है, उसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते, या उसके मस्तिष्क में कोई तकलीफ है, तो इसमें 3 या 4 महीने में अपना ध्यान आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा आवाज है तो डर जाएगा बच्चा। ये सब उसके पास से रिएक्शन आनी ही चाहिए, नहीं आई तो पीडियाट्रिशियन की सलाह लेना ये उम्र में बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो है, तो जब 4-5 महीने का बच्चा हो जाता तो पेट पर जो लेटा है तो थोड़ा सा सर भी, अपनी गर्दन भी उठा सकता है, गर्दन उठा के वो चलता है, थोड़ा सा पेट से चलता है, तब वो अपने नी जॉइंट और हाथ के पंजे के सपोर्ट से फोर्स करके आगे आगे चलेगा। थोड़ा और 5-6 महीने का हो गया तो फिर वो पंजे का सपोर्ट छोड़ के खाली घुटने से थोड़ा आगे रहेंगे, क्रॉलिंग करता है, उसको क्रॉलिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, तो चलता है। थोड़ा और 6-7 महीने का हो गया तो फिर वो उठने की कोशिश करेगा, अपने गर्दन और शोल्डर की वजह से उठने की कोशिश करेगा, लेकिन घुटने का सपोर्ट लेगा। फिर और जब 9-1 महीने का हो जाएगा तो फिर घुटने की वजह से पूरा खड़ा होगा, तो उसको कोई आधार की जरूर रहेगी। ऐसे समय अपने ट्रेनिंग देना है, उससे थोड़ी उंगली पकड़ी तो वो खड़ा हो जाएगा। फिर अपने आप कोई चीज पकड़ के वो खड़ा रहेगा। खड़ा होते होते वो धीरे धीरे अपने पांव जो है वो भी हिलाएगा और चलने की कोशिश करेगा। इस तरह से लगभग 12 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो चलने की अच्छी तरह से उसकी आदत हो जाती है। फिर दौड़ने के लिए तो थोड़ा 1 साल के ऊपर 2-1 महीने हुए तो वो दौड़ता है। वैसे समय अपने को घर में के जो मेंबर्स है उन्होंने उसको ट्रेनिंग देना है। कोई चीज थोड़ी दूर रख देना है तो लेने के लिए वो जाएगा, तो भागने की कोशिश करेगा या लेने की कोशिश करेगा। उस समय उसको वो चीज लेने का भी ज्ञान आ जाता है। वो अपने हाथ से वो चीज उठाएगा, फेंकेगा, इधर उधर करेगा, फिर लेने को जाएगा। ये सब करते करते अपने को ध्यान रखना है कि वो बराबर करता है या नहीं करता है। इसमें समझो ऐसा लगा कि उसका पांव बराबर नहीं चल रहा है या टेढ़ा पड़ रहा है, कुछ है, तो फिर तुरंत अपने को ध्यान देना है, क्योंकि रिकेट्स नाम की जो बीमारी है वो इस उम्र में ही पांव बराबर खड़े नहीं होते और पांव जो सीधे नहीं होते तो थोड़े से तिरछे पांव रहते उसके और पतले होने लगते हैं पांव पहले से। तो इसमें रिकेट्स की बीमारी है क्या नहीं है, ये सब सेल्फ असेसमेंट अपने खुद ही देखना है इसमें। तो ये सब चीजें जो है, बच्चा खुद कुछ बोलने वाला नहीं, आप सब ध्यान में रखो। ये सब अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी होशियारी से अपने को सब ढूंढना है। दूसरी बात जो है, तो बच्चे को संडास पेशाब कैसी होती है इसका भी ध्यान रखना है। कभी कभी हरी संडास होती है, उसको ग्रीन डायरिया बोलते हैं, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन ग्रीन डायरिया हुआ है तो उसको कुछ हजमे की तकलीफ है ऐसा समझना चाहिए। और पहले मैं जैसे बोली कि दूध भी कभी कभी हजम नहीं होता है, तो ऐसे समय पीडियाट्रिशियन की सलाह से उसको दूध भी अपने को बंद करना पड़ता है। ये सब जो है, ये सब एबनॉर्मल बातें हो गई, लेकिन एबनॉर्मल ढूंढने के लिए अपने को नॉर्मल चीजें मालूम चाहिए ना। तो माँ बाप को ये नॉर्मल चीजें सब मालूम होना बहुत जरूरी है। जब कभी कोई पराया आदमी घर में आता है तो बच्चा यदि उसको नहीं पहचानते तो रोने लगता है या उसके पास जाता नहीं, या तो दौड़ के अपने माँ के पास चला जाता है। तो ये जो है इसको सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं कि थोड़े दिन से परिचय हो गया तो बराबर वो आदमी के पास भी हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज द सोशल डेवलपमेंट, यानी जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, उसी तरह से सोशल डेवलपमेंट भी जरूरी है। फिर 4 जन में कहीं अपन सोशल फंक्शन में गया तो बच्चा अपना रोएगा नहीं, उसको अच्छा लगेगा। 4 आदमी अपने पास मिले है तो उसको अच्छा लगेगा। तो ये सोशल डेवलपमेंट भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सोशल डेवलपमेंट होगी तो उसका फायदा कब होगा, जब वो स्कूल में जाता है तब ज्यादा रोएगा नहीं, वो सबके साथ घुल मिल के रहेगा, सबके साथ बात करेगा। और ये घुलना मिलना जो है पड़ोसियों के साथ, सबके साथ, वो बच्चों के मानसिक तौर से उसकी प्रगति होने के लिए भी बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर वो ऐसे आइसोलेटेड रहेगा, अपने अपने खाली माँ बाप के साथ रहेगा, तो उसको कोई प्रगति का चांस ही नहीं रहेगा। इसके लिए मैंने जो आपको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक प्रगति जो बच्चे की बताई,
उस तरह से उसकी डेवलपमेंट होती है नहीं होती है अपने को देखना है। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है 5-6 साल का, तो उसको अपने अपने चॉइस चालू हो जाती है। उसको थाली भी जो है यही थाली चाहिए, ये चाहिए, और अपनी चीज जो है उसको अपनी चीज लगती है, वो किसी को देगा नहीं। उसकी खिलौना भी है सादा तो मेरा है, ऐसा उसको फीलिंग रहता है, और किसी ने लिया तो रोने लगेगा, उसके पास से वो झड़पने की कोशिश करेगा। तो ऐसे होते होते उसको ड्रेस चॉइस भी आ जाता है। कपड़ा अपन जो देंगे वो नहीं पहनेगा, कभी कभी उसका अलग चॉइस रहेगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो ये जो सब जिद्दीपना आता है, उस समय माँ बाप ने उसको थोड़ा ट्रेनिंग देना है कि उसकी जिद्दीपना जो रहा तो हर बार नहीं चला लेने का है, उसको थोड़ा समझाने का। नहीं तो फिर लाड़ करते करते बच्चे ये समय जो ये स्टेप है उस समय वो बिगड़ जाते हैं। तो उनको डिसिप्लिन, यहाँ पर अभी मैं डिसिप्लिन के बारे में बोलूंगी कि उनको ये जो है तो शिस्त लगानी चाहिए। समझो वो चीज कहीं भी फेंक देता है तो तू उठा के तू ही ला, ऐसा बोलना चाहिए। थाली अपनी उठा के रख देना चाहिए। ये जो सब है डिसिप्लिन बचपन से लगाई, तो जब बच्चा 7-8 साल का हो जाता है तो अपनी अपनी चीजें प्रॉपर रीत से रखना है। स्कूल में से आए तो स्कूल बैग बराबर रखना है, वाटर बैग खाली करना है। ये सब ट्रेनिंग देते देते बच्चा जब 9-10 साल का हो जाता है, लड़का हो या लड़की, तो उसके अभी ये उसका ये बाल्यावस्था खत्म होके वो किशोर अवस्था में आ गया है, और इसके बाद उसकी युवावस्था आएगी। तो 9 साल से लेके तो 15 या 16 साल का जो है उसको अपन किशोर अवस्था बोलते हैं। ये जो समय है बहुत ही डेंजरस समय रहता है, क्योंकि ये समय में उनको वातावरण क्या मिलता है, कौन से माहौल में रहता है, उनकी फ्रेंडशिप किसी के साथ होती है, वो कैसे लोगों के साथ रहता है, उसको क्या संस्कार मिल रहे हैं। ये सब संस्कार अच्छे मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो ये समय में आजकल छोटे बच्चे के हाथ में भी अपन मोबाइल दे देते हैं, टीवी देखते हैं। मोबाइल में कोई भी साइट खुली तो कभी पॉर्न साइज कुछ भी साइट खुल जाती है। तो ऐसे समय में उनका समुपदेशन, उनका काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। और ये जो काउंसलिंग है ये समय में अच्छी तरह से हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो सब मामला बिगड़ सकता है। इसके लिए उसके माँ से फ्रेंडशिप होना, उसको घर में कोई 1 या 2 व्यक्ति ऐसी चाहिए कि उनके सामने वो कुछ बाहर से खराब चीज देखिए तो शेयर कर सके, या उसका कुछ प्रॉब्लम है तो वो बोल सके। नहीं तो माँ बाप से डर रहा तो बोलेगा नहीं, और फिर अपने आप अंदर के अंदर उसको घुटते जाएगा, और उसके मन के मन अंदर वो नाराज रहेगा। अभी 9-10 साल का जब लड़का या लड़की हो जाती है तो उसमें फिजिकल चेंजेस चालू हो जाते हैं। तो जैसे कि जांग के अंदर, पेट के नीचे के अंदर, बगल के अंदर सब बाल आना चालू हो जाता है। लड़का रहा तो उसको मूछ और ये आना चालू हो जाता है। लड़कियों में छाती बड़ी हो जाती है, छाती के अंदर गठान आने लग जाती है। और बच्चों में जो है तो यहाँ पर एक इथमेड कार्टिलेज रहता है, तो वो बहुत सॉफ्ट रहता है, वो थोड़ा बढ़ते बढ़ते थोड़ा कड़क हो जाता, और उसका जो अपनी स्वर यंत्र है, स्वर नली का जो है उसके ऊपर प्रेशर आता है, और उसकी वजह से उसका आवाज थोड़ा घोघरा होने लग जाता है। फिर जो पिंपल्स बोलते हैं यानी युवा पिटिका वो आने लग जाती है। लड़कियों का जो है तो ग्लूटिया का भाग थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है। ये सब शारीरिक चेंजेस जब होते हैं तब उसके साथ मानसिक बदल भी बहुत होने लग जाते हैं। और ये जो मानसिक बदल होते हैं तो उसमें पहला बदल जो होता है तो उसको खुद को अपने को अपन कैसे दिखते हैं, आईने के सामने ज्यादा टाइम बिगाड़ते हैं। कुछ भी कपड़ा नया पहना तो वो बोलेगी मैं कैसी दिखती हूँ, क्या दिखती हूँ, ऐसा दूसरे को बोलेगी। यानी उनको वो फीलिंग आता है कि अपने को अच्छा दिखना है। और ये समय कोई उसमें खराब बात नहीं है, अच्छा दिखना अच्छी बात है। उसका ड्रेस का चॉइस भी बदल जाता है, जिद्दीपना आ जाता है, ये सब यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन और एक बदलाव जो आता है तो उसको अपोजिट सेक्स के बारे में अट्रैक्शन होने लग जाता है, क्योंकि ये समय जो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड बिंदु में है उसमें से हार्मोन सीक्रेट होना ज्यादा बढ़ जाता है। और ये जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो कुदरती उसको अट्रैक्शन होने लग जाता है। लेकिन ये जब अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्शन के समय उसको फिजिकल अट्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए ये दिनों में अपने को उसको बैड टच और गुड टच के बारे में समझाना बहुत जरूरी है कि जब तुम फ्रेंडशिप है, मैं कभी भी बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स के फ्रेंडशिप के अगेंस्ट नहीं हूँ, अच्छी बात है, दोनों फ्रेंड्स है, एक दूसरे से शेयर करते हैं, तुम्हारे पढ़ाई शेयर करो, दूसरे कुछ जनरल नॉलेज शेयर करो, सब करो। लेकिन इस समय में जो है
तो अपने पास उसने डिस्टेंस रखना है। यदि कांग्रेस करना है तो खाली शेक हैंड तक ठीक है, लेकिन उसके लिए उसको एम्ब्रेस करना, किस करना, ये टीवी सीरियल में देखते वैसा नहीं होना चाहिए, या पिक्चर में जो बताते वैसा नहीं होना चाहिए। और ये जो टच है तो इसमें बैड टच गुड टच अपने को उनको सिखाना है। तो बैड टच जो है तो अपना जो कपाल है उसमें है, गाल है, लिप्स है, छाती का भाग है, खंधे का भाग है, दो टांगे जो है उसका बीच में का भाग है, या पीछे के बाजू जो ग्लूटिया है वहां पर, तो ये सब बैड टच की जगह है। इसमें कभी भी किसी को टच करने नहीं देना है। अपनी बॉडी जो है वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो किसी के लिए काम की नहीं है, वो किसी को भी टच करने के लिए नहीं देना है। ठीक, अपने माँ बाप जो है वो अपने को लाड से प्यार से नजीक लेते हैं, वो अपने को यहाँ पर किस कर सकते हैं। माँ नहलाते समय माँ भी अपने को कहीं भी टच कर सकती है। लेकिन आप आजकल देखते हो कि टीवी में न्यूज आती है, पेपर भी अपन खोलते तो देखते कि 70 साल का बुढ़ा अपने नवासी के साथ भी कभी रेप करता है। तो ये जो सब चीजें, इसलिए मैं तो बोलती हूँ कि तुम्हारा सगा भाई है या कजिन भाई भी है तो उसके साथ भी तुम एकदम शरीर से नजीक जाना नहीं रहना है, क्योंकि निसर्ग वहां काम करता है और कुदरत क्या काम करेगा अपने को समझेगा नहीं। और ये उम्र ऐसी रहती है कि तुम्हारा फिर शारीरिक अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और कब तुम कुछ गलत काम करके बैठते हो वो समझ में नहीं आता। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि सीता, रामायण में जब सीता को लक्ष्मण रेखा थी तो लक्ष्मण रेखा खाली उसने आगे ही किए थे, और आप सबको मालूम है कि वो लक्ष्मण रेखा पार किए तो क्या रामायण हो गई। लेकिन लक्ष्मण ने तो खाली आगे ही रेखा की थी, क्योंकि पीछे झोपड़ी थी, उसको जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आजकल अपने लिए चारों तरफ से सब रास्ते खुले हैं, टीवी है, मोबाइल है, जनरल नॉलेज है, और इतनी स्वतंत्रता मिल गई है अपने को कि अपने को बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। इसलिए मैं हर एक को बोलती हूँ कि तुम्हारे शरीर के बाजू में पूरी राउंड 6 इंच की तो भी लक्ष्मण रेखा मन से रखनी है, वो कोई ऐसे ड्रा करने की चीज नहीं है। मन से अपने बाजू में 6 इंच की लक्ष्मण रेखा रख के उसमें न अपने सगे भाई को, कजिन भाई को, मामा या कोई भी रहे, किसी को उसमें टच करने नहीं देना है। ये यदि मैं बोलती ये परहेज यदि सबने संभाली तो फिर आगे के बहुत सारे अनर्थ टल जाएंगे। इसके लिए ये ध्यान रखो। मिसाल के तौर पर देती हूँ कि यदि आप काका के लड़के के साथ पिक्चर को जा रही हूँ तो तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। लेकिन क्या बोल सकते कि उसके मन में कब विकृति आ जाए और कब आपको वो कहीं भी टच करे या आपके साथ वो ज्यादा इंटीमेसी कर दे और धीरे 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 आप उसमें बह जाए। इसलिए मैं ये लड़कियों के लिए ही नहीं बोलती हूँ, लड़कों का भी ये काम है। लड़कों ने भी अपनी मर्यादा संभालना है, और स्त्री का सम्मान करना लड़कों को बचपन से सिखाना बहुत जरूरी है। यदि आप घर में उनको स्त्री का सम्मान करना, तुम्हारी माँ है, बहन है, इसी का सम्मान करना सिखाएंगे तो ही वो आगे पराई लड़कियों का या पराई स्त्री का भी सम्मान करेगा। इसके लिए सम्मान करवा सिखाना बहुत ही जरूरी है। ये सब जब बातें होती है तो ऐसे होते होते 15-16 साल की जब उम्र आ जाती है तो तब उनके थोड़ी बहुत फिर समझ आ जाती है। उनको माँ ने समझाया, डॉक्टर ने समझाया, क्योंकि इसमें 4 खंबे, अपने जो करियर बनना है उसमें 4 खंबे रहते हैं। पहला तो तुम्हारा फैमिली डॉक्टर, दूसरा तुम्हारा टीचर, तीसरे तुम्हारे माँ बाप, और चौथा जो है तुम्हारा समाज। क्योंकि समाज जो है उसमें भी नैतिक बंधन अपने को होते हैं। तो जो फैमिली डॉक्टर है उसको आपकी बचपन से सब सेहत का ख्याल रहता है। तुम्हारे मन में कुछ बदलाव है, तुम्हारे शरीर में कुछ बदलाव आया तो डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है कि ये बीमारी की वजह है या क्या है ऐसा। टीचर जो है, टीचर के साथ तुम लगभग 6 से 7 घंटा रहते हो। तो मैं तो सब टीचर लोगों को बोलती हूँ कि यदि आपको स्कूल में कोई बच्चे में कोई बदलाव दिखे या वो बराबर ध्यान नहीं दे रहा है तो जरूर उसमें कोई तकलीफ है, उसका कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम है कुछ, तो आप उनके साथ अच्छी तरह से संवाद करो, उनके साथ बात करो, तो उनके पास से दे विल बी ओपन टू यू, तो उनसे बात कर सकते हो। इसलिए टीचर जो है उनका भी करियर बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए टीचर ने भी ख्याल रखना चाहिए। यदि 2-3 दिन वो स्टूडेंट नहीं आया है तो अपने घर पर मोबाइल करके पूछना चाहिए कि क्यों नहीं आया, बीमार है या क्या है। इसमें से
मैं बोलती हूँ मेरे 47 साल के प्रैक्टिस में 3-4 ऐसे अनुभव हुए हैं कि लड़कियां स्कूल का नाम करके भाग गई है, घर वाले को मालूम ही नहीं है, क्लास में गई है ऐसा समझता है। तो ये जो चीजें है तो घर वाले से टीचर ने जो है कोऑर्डिनेशन रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो फिजिकल और मेंटल चेंजेस है इसको अपने को बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखना है। तीसरा रोल जो आता है वो फैमिली का रोल है। तो फैमिली में सबसे पहली बात तो वो लोगों के सामने माँ बाप ने झगड़ा नहीं करना है, या कुछ भी डिस्प्यूट की फैमिली बातें रही तो उनको वहां तक नहीं जाना है, वो इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये बात का भी ख्याल रखना, घर का माहौल अच्छा रखना है, प्रसन्न रखना है, आनंदी रखना है, और कुछ फैमिली प्रॉब्लम रहे तो उनके सामने डिस्कस नहीं करना है। और दूसरी बात जो है तो अपना लड़का या लड़की कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उनके दोस्त कौन है, तो जो दोस्त के फैमिली पेरेंट्स है उनके साथ भी वो पेरेंट्स ने इंटीमेसी रखना है। फिर महीने में तुम एक बार पिकनिक के जाओ, कहीं पिक्चर के जाओ, तो फैमिली फ्रेंड्स बना लेना है। इससे क्या होता है मालूम है, बच्चों पे थोड़ा सा दबाव रहता है। यदि वो बोलेगी कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ आज पिक्चर को गई थी और वो कहीं गई आपको मालूम नहीं, तो आप फोन करके पूछ सकते हो वो फ्रेंड के घर पर कि क्या आज सुनीता गई थी, क्या पिक्चर को गई थी क्या हमारे अनीता के साथ। तो यदि वो झूठी है या कुछ झूठा बोलती है अपने से तो वो पकड़ी जाएगी और उसको बंधन रहेगा। इसके लिए जो अपने दोस्त है उनके फैमिली फ्रेंड्स बनना अपने को बहुत जरूरी है। उसी तरह से जो ये फ्रेंडशिप की बात तो हो गई, ऐसे करते करते उनको अपने को अच्छी तरह से समुपदेशन कर देना चाहिए। और जब एक उम्र हो जाती है 16-17 साल के ऊपर की, तब अभी वो युवावस्था में आ गए हैं। तो युवावस्था में आ गए हैं तब उनको अपन बैड टच गुड टच सब समझाया है। लेकिन अभी जब शादी का समय आ जाता है तो शादी के समय भी अभी प्रेम करना कोई गुनाह है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो प्रेम करती है तो भाग नहीं जाइए, इसका भी अपने को ख्याल रखना है। उसके लिए तुम्हारा माँ का, भाभी या बहन जो भी घर में है उसके साथ उसका ओपन होना बहुत जरूरी है। यदि वो घर में बात करे तो एकदम उसको डांटना नहीं, मारना नहीं है, बोलना है कि भाई वो लड़के को हम देखेंगे, उसका खानदान देखेंगे, और फिर अपने को जज जाए तो उसके साथ अपन शादी कर सकते हो। लेकिन एकदम अलग कौम है, समझो तुम नॉनवेज नहीं खाते हो, एकदम नॉनवेज के साथ वो शादी कर रही है, तो वहां पर भी उसको थोड़ा सा समझा बुझा के समझाना है। और इसके बाद भी अच्छा लगा तो कर देते हो। लेकिन शादी का जो मामला है तो उसमें उनकी भी अपन सोच लेनी चाहिए, उनका भी विचार सब लेना चाहिए। एकदम उनको अपन डांट के चुप नहीं करना है, क्योंकि ये उम्र ऐसी है कि उनको लगता है कि हमें कोई सुने। ये बात बहुत जरूरी है। ये जो उम्र है उनको ऐसा लगता है कि हमें कोई सुने, इसलिए उनका सुनना भी अपने को बहुत जरूरी है। इस तरह से ये जो है तो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए उन्होंने। और दूसरा कल्चरल है, सोशल एक्टिविटी, उसमें भी भाग लेना चाहिए, लेकिन पढ़ाई की तरफ दुर्लक्ष्य नहीं करना है। और पढ़ाई के लिए भी उनको जो चॉइस है वो चॉइस करियर कौन सा है, क्या है, एक दूसरे की सलाह करके उन्होंने करियर अपना चुनना है। और करियर करने के लिए अच्छी तरह से स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से शारीरिक और मानसिक बदल जो है और जो करियर बनना है उसमें अच्छी तरह से अपने फैमिली का भी सहयोग चाहिए। और फैमिली का चारों खंबे का जब सहकार्य मिलेगा तभी उनकी लाइफ अच्छी बनेगी।